बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्त निकाल के तशरीफ लाई है, और ये भी मुझे पता चला कि शायद कुछ फौतगी भी हुई है और उसके ऊपर भी काफ़ी मसरूफियात थी, और अल्लाह पाक उनकी वफ़ात की मक़फ़रत करे, उनके ज़वाइक़ीन को कब्र ज़मीन अता करे। मैं मुख्तसर अपना तारफ़ करूँगा कि मेरा ताल्लुक़ छोटी सतिया का गाँव करोर है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और 1976 में मैंने आर्मी ज्वाइन की और 2016 में मेजर के पद से रिटायर हुआ और 40 साल फौज में नौकरी की है, और उसमें बेहतर हिस्सा स्पेशल सर्विस ग्रुप जिसको कमांडो कहते हैं मेरा, उसमें गुजरा है। और मेरा सियासत की तरफ जो रवायती सियासत है पाकिस्तान में चल रही है उसकी तरफ ना कभी रुझान था ना कभी रुझान है, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल जो सियासत चल रही है काफ़ी कुछ दाइयों से, वो सियासत कम है, कारोबार ज़्यादा है, पैसे इन्वेस्ट होते हैं, अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो वापस निकालते हैं कई गुना करके। और झूठ, मुनाफिकत, फरेब, धोखाधड़ी की सियासत है। मैं अपनी हर बातचीत से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, मुनाफिकत और रवायती सियासत से बचाए। और मैं आपके सामने वो कुछ बातें रखूँगा जो मेरे दिल में है। कुछ लोगों को वक्ती तौर पे इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे, क्योंकि मैं बातचीत करता हूँ तो उनके चेहरों से मुझे एहसास हो जाता है कि मेरी ये बातचीत कई लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में जब सोचते हैं तो कई दफ़ा बाद में कॉल करते हैं कि आप जो बातें करके गए थे वो ठीक है। ये हमारा जो 75 साल के मसाइल है उसमें 50% के जिम्मेदार हम खुद इधर बैठे हुए हैं, जो हम अपने आप को अवाम कहते हैं, मुतवसत तबका कहते हैं, गरीब तबका कहते हैं, जो भी कहें, हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे में भी इज्तिमाई सोच नहीं है, बेलौस खिदमत का जज्बा नहीं है। जब मुल्क और कौमी मुफाद आता है या ज़ाती मुफाद आता है तो हम ज़ाती मुफाद को तरजीह देते हैं, अपने घर का गंद उठा के बाहर फेंकते हैं। हम यहूद और नसारा को अपनी हर नाकामी का वजह बनाते हैं, और बड़े बड़े मुफक्कर लीडर खुले आम झूठ बोलते हैं। उनको पता होता है कि वो ये काम नहीं कर सकते, उसके बावजूद झूठ बोलते हैं। और मेरा ये अपना यकीन ये है कि एक लीडर अगर झूठ बोलता है तो वो लीडर हो ही नहीं सकता। लीडर तो है जिसने रास्ता दिखाना है, यही बात है। तो अगर रास्ता दिखाने वाला फरेबी है, झूठ बोलता है, तो वो रास्ता कैसा दिखाएगा? वो आपको गड़े में लेके जाएगा। तो बदकिस्मती से हमारा जो माहौल बना हुआ है इसमें सियासतदान काफ़ी बन चुके हैं, लेकिन एक तामीर मिल्लत की तरफ कोई नहीं आ रहा कि इस कौम को कैसे बनाया जाए। बड़े मज़े से हम कह देते हैं ये कौम नहीं है, ये हजूम है। हम ये भी कहने से नहीं कतराते कि ये कौम ही बेईमान है, ये कौम ही चोर है। इस चीज़ को मनुज़ खातर नहीं रखते कि हमारे वालिदैन भी इसी कौम में से थे, हम भी इसी कौम में से हैं। हम ये ताना किसको देते हैं? जब हम ये कहते हैं कि ये कौम ही चोर है, तो ये ताना किसके ऊपर होता है? हम सब उसमें शामिल हैं। तो मैं ये जो जिद्दोजहद शुरू की है पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से, ये समाजी और सियासी तहरीक है, और ये जो बातचीत मैं आपसे कर रहा हूँ ये इसका समाजी एंगल है कि जिस वक्त तक हम अपने आप को नहीं तब्दील करेंगे, अपनी सोच को तब्दील नहीं करेंगे, मुआशरे को तब्दील नहीं करेंगे, तो आसमान से फरिश्ते नहीं उतरेंगे मिट्टी करने के लिए। और हम कुरान पाक को भी बदकिस्मती से सरसरी पढ़ते हैं। कुरान पाक में भी ये कहा गया कि फरिश्ते जब उतरते हैं तो वो अज़ाब भी लेके आते हैं, तो हमें फरिश्तों के उतरने के इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए। और एक हमारी बड़ी वो अजीब सी सोच है, मैं मुख्तलिफ जगह पे जाता हूँ तो ये भी एक डायलॉग हम बोलते हैं कि जिस कौम को किसी मसीहा की तलाश है, कोई मसीहा नहीं आएगा, हमें खुद मसीहा बनना पड़ेगा। उस इंतजार में 75 साल गुजार दिए मसीहत में, वो नहीं आएगा, हमने खुद मसीहा बनना है। ये तो एक है समाजी एंगल कि इसके ऊपर हमें सबको अपने अपने गिरबानों में झांकना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए, अपने बच्चों की किरदार साजी करनी चाहिए। अभी आप कहेंगे ये जन साहब किधर से उठ के आ गए और क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हैं? हम अपने बच्चों के सामने झूठ बोल रहे हैं। बेटा बाहर बताओ कि अब्बू घर पे नहीं है। आप अपने बच्चे के सामने जब आप झूठ बोलते हैं तो आप अपनी कितनी कदर खो देते हैं, उसको क्या लेसन दे रहे हैं? मैं अभी ये झूठ में पड़ा हुआ हूँ
तो लोग समझते हैं शायद जन साहब को कुछ शौक है MNA बनने का, MPA बनने का। वो मुझे कहते जी सियासत में इतना तो करना पड़ता है। मैं कहा मैं नहीं करूँगा। अगर मैं झूठ बोल के मैंने वोट लेना है तो फिर मुझे ना क्यों वोट दें। झूठ लेके बोल के वो वोट लेते हैं जिनका विरासती मुफाद होता है। मैं तो इसलिए बाहर निकला हूँ कि इस कौम को अगर अल्लाह ने मुझे भी समझ कोई दी है तो मैं कौम को भी समझाऊँ कि यार ये रास्ता ठीक नहीं है। तो पहला तो हमारा यह है कि इंशाल्लाह मैं जिधर भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोगों को मैं ये बावरत रहूँ कि आधी गलती जो है वो हमारी अपनी है, और बाकी आधी गलती वो है जिनकी बड़ी गाड़ियों को देख के, गनमैन देख के, उनके बड़े मालात देख के तो बड़े इंप्रेस हो जाते हैं और फिर हम उनके पीछे भागते हैं, उनके गलों में हाथ डालते हैं, तालियां बजाते हैं, और फिर जब वो बाद में हमें लिफ्ट नहीं कराते तो हम कहते हैं ये क्या हो गया। अभी मैंने अपने तमाम पार्टी उम्मीदवारों को सख्ती से मना किया हुआ है। अभी आहिस्ता आहिस्ता हल्के में भी मैंने शुरू किया। आज पहली एक मीटिंग हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं गया तो मेरे गले में किसी ने हाथ नहीं डाला। इधर मुझे दोबारा खुशी हुई कि मेरे गले में किसी ने हाथ नहीं डाला, किसी ने पत्तियां नहीं फेंकी। मैं एक जगह पे गया तो उन्होंने कहा जी आप जब आएंगे जलसा करेंगे तो हम घोड़ी नाच कराएंगे। मैं कि यार दुनिया किधर जा रही है, हम अभी तक घोड़ी डांस में फंसे हुए हैं, हम अभी तक कुत्ते लड़ाने में फंसे हुए हैं, हम अभी तक मुर्गे लड़ाने में फंसे हुए हैं, लेकिन बातचीत में हम कहते हैं कि हम यूरोप के मुल्कों का मुकाबला करें। तो जिस वक्त तक हम अपनी रवायात, अपने चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे उस वक्त ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। और इनको ठीक करने के लिए जो बड़ा आदमी होता है, जो अपने आप को लीडर कहलवाना चाहता है, जो अपने आप को मिनिस्टर बनाना चाहता है, उसको जाती मिसाल देनी पड़ती है और सख्ती करनी पड़ती है। देखिए जो हमारे रस्म और रिवाज हैं, जो हमारे तौर तरीके हैं, अगर ये इतने अच्छे होते तो फिर हम इस बुरे हालात में ना हों। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हमारे रहन सहन में खराबियां हैं, उन खराबियों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और उनको ठीक करने की जरूरत है। तो ये मेरा जो इस फील्ड में आने का वो मकसद था, वो ये है कि मैं अभी तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, बेशुमार आखिरी हुकूमत जो गई है हमारी, इसमें मुझे झूठ, फरेब, जानबूझ के झूठ, अभी मैंने अपनी सियासत का एक हिस्सा बनाया हुआ कि मैं किसी की बात नहीं करूंगा पीछे उसकी, लेकिन ये कह देना कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, कैसे दूंगा। अभी अगर मैं इधर आपको कहूं कि जी फिक्र न करें, मैंने बनते ही इधर यूनिवर्सिटी बना दूंगा, अभी कैसे बना दूंगा? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? किस वजह से? यही बात किस वजह से झूठ बोल रहे हैं आप? लोगों को बताएं यार ये मसले हैं, ये मसले हैं, इसको इस तरह ठीक किया जा सकता है। मैं जिधर जाता हूँ लोग कहते हैं जन साहब ये वादा करें, मैं कहते यार मैं नहीं ये वादा करता, मैं झूठा वादा मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे अभी यही नहीं पता कि मैं कल अल्लाह करे मैं MNA बन जाता हूँ, मुझे ये नहीं पता मेरा अख्तियार क्या होगा, मैं अपने हल्के के लिए किस पार्टी के साथ जाके मिलूंगा, वो मुझे क्या फंड देंगे। मैं अभी से क्या तो नहीं फिक्र करूँगा। मैं ये सबसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अगर मौका देते हैं तो ये एक पक्की बात है कि ना मैं खुद 1 टका खाऊंगा, न किसी को खाने दूंगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। ये मैं वादा कर सकता हूँ कि मैं आपके पास अवेलेबल रहूंगा, आपको मिलूंगा, आपके लिए मैं अपने दरवाजे नहीं बंद करूंगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी से वादा कर दूं जी मैं इधर से मोटरवे बना दूंगा, फिर अगले 5 साल में आपको नजर ना आऊँ, तो उसका कोई मकसद नहीं है। ये बात है। और मैं अभी जो है वो दूसरे बड़ा हवाई हल्का है, आप इससे जरा एहसास कर लें कि मेरी सोच का अंदाज क्या है। मेरा हवाई हल्का है करोड़, ऊपर मरी गाँव में मरी है, कोटा है, थोड़ी सकी है। लोग मुझे कहते जी आप हल्के से क्यों नहीं लिखने लगे, आपका अपना हल्का है। मैं उनको ये कहता हूँ कि उस हल्के के साथ मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं अभी रहता हूँ DHA में, DHA में मेरा घर है, गाँव में मैं जाता हूँ मेरे ख्याल में साल में टोटल दिन निकालें तो 20 दिन जाता हूँ। फिर वो मेरा वो गाँव जो है वो हल्के के आखिर में है, बाकी हल्का पूरा मरी से लेकर कोला तक है, इधर कोटा से किधर तक है। इस हल्के में मैं एक्सेसिबल ही नहीं हूँ, ना लोगों को, ना मैं जा सकता हूँ। उस हल्के का मैं MNA बन के क्या करूँ? अगर अल्लाह करे मेरा कामयाबी होती तो मैं तो उस हल्के में मुझे है कि मैं DHA में रहता हूँ, ये पूरा इलाका मुझे एक्सेसिबल है, लोग मेरे पास आ सकते हैं, मैं उनके पास जा सकता हूँ। तो मुझे अभी ये रेलेवेंट हल्का है ना, बजाय इसके कि मैं कहूँ जी मेरा भाई हल्का हुआ है, इलेक्शन एक बार लड़ लूँ, उसके बाद वापस जो है वो 6 महीने में किसी को शक्ल ना दिखाऊँ। तो इसलिए मैंने इंतखाब किया कि मैं इस हल्के से करूँगा। और वैसे तो ये जो मेरी जिदोजहद ये एक बहुत लंबी जिदोजहद है, ये पता नहीं इसके सम्राट मेरी ज़िंदगी में सामने आते हैं नहीं आते, कि ये खाली इस हल्के तक नहीं है, ये कौमी जिदोजहद है। और मेरा ये यकीन है कि मुल्क में तब्दीली आएगी तो पूरी आएगी, कोई एक MNA MPA निज़ाम नहीं तब्दील कर सकता। उस सोच के तहत मैंने कितना बड़ा फैसला किया है, इतने बड़ी अपने ऊपर वो किया है कि इस मुल्क में तहरीक तरक्की और कमाल के नाम से पार्टी रजिस्टर करी है, और
अभी उसका आपको मैं सामने मुंह बोलता हूँ कि ये हरिपुर से तशरीफ लाए हैं, ये भी अपने जलील साहब भी मेरी कंपेन करने के लिए। कुछ लोग अभी पेशावर से आ रहे हैं। ये बावर कराने का मसला है कि ये खाली इस जगह पे मेरी एफर्ट नहीं है। मैं बन्नू से लेके कोहाट, मर्दान, चासदा, हरिपुर, एबटाबाद, ओकारा, मुल्तान, पता नहीं किधर किधर फिरा हूँ, इसलिए कि इस मुल्क में कोई बेहतरी आ जाए। और मेरा जो सबसे बड़ा जो वो है जोर है अपनी प्रायोरिटीज में, वो सबसे ज़्यादा है कि तालीम इस मुल्क में होनी चाहिए। जिस मुल्क की तकरीबन 40% या 50% आबादी अनपढ़ है, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकती। और उसके साथ साथ खाली तालीम भी, रट्टे वाली तालीम नहीं, उसके साथ कुछ हुनर भी दिया जाए कि लोग अपने रोजगार कमाएं। अभी हमारे बच्चे हैं, MSc की डिग्री की हुई है, BSc की डिग्री की हुई है, आगे जॉब मार्केट कोई नहीं है, वो बेचारे बेजार कर रहे हैं। उससे बेहतर है कि अगर आप शुरू में बच्चे का टैलेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको कोई हुनर दें कि वो मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी जाके अपनी कमाई कर सके। और उसके बाद जो तीसरा हमारा वो है बहुत इम्पोर्टेंट, जो हम जिसके ऊपर जोर देते हैं, वो ये है कि हमारी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज जो है उनको हर जगह के ऊपर मिलना चाहिए। जितने हमारे बच्चों के प्रॉब्लम है, हमारी ख़वातीन के प्रॉब्लम है, बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, उनको फॉल करने की ज़रूरत है। वो बिल्कुल फॉल नहीं है, और जितने भी है वो सब के सब जो है वो पीडीएस का बात जरूर करते हैं। तो अगर उस जगह पर उनको मिल जाए तो उनके लिए बेहतरी है। और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हमारे मंशूर में है, वो काफ़ी हम आपको दे देंगे। लेकिन मेरी आपसे आखिरी अपील ये है कि ये सब मसाइल हमारे अपने पैदा करते हैं और हम इनको ठीक कर सकते हैं, और ठीक कर सकते हैं अगर हम अपने किरदार ठीक कर दें। यकीन करें कोई बात से नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा बात से। हमने अपने आप को ठीक करना है। हमारे जो मसले मसाइल हैं उनको हमने ठीक करना है, बात से कोई नहीं आएगा। तो हमारी ये जो उम्मीद रहती है ना कि कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा, अगर हमने अपने किरदार ठीक ना किए तो फिर आप सामने गड़ा गया धक्के खाते रहेंगे। इस दुआ के साथ अल्लाह पाक हमें समझ कोई दे और हमें सही रास्ते पे चलाए। और ये भी मैं बरमला कहता हूँ कि अगर आपको अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दें, जो भी आपके पास आते हैं मुआवजा करें। और अगर आपको अपना यार साहब ने तो बड़े मेरा वो कहा कि ये सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं, मैं कहता हूँ कि आपकी नज़र में जो अच्छा उम्मीदवार हो अपने ज़मीर के मुताबिक उसको आप वोट करें। लेकिन ये मैं आपसे जरूर कहूँगा कि बरादरी बेस बड़ी गाड़ियाँ धौन धांसली उसके ऊपर ना जाए। उसके अलावा आप मेरिट पे जज करें। मेरी बैकग्राउंड भी आप चेक करा सकते हैं, बाकी उम्मीदवारों का भी आपको पता है, करेक्टर भी चेक करा सकते हैं। तो जिधर आप समझते हैं कि ये मुनासिब वो है उसको आप वोट दें। मैं तो इस मुल्क, इस कौम की बेहतरी के लिए बाहर आया हूँ। मैं कहता हूँ कोई आदमी भी जिस मर्जी पार्टी का हो, वो इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम करे, हम उसका साथ देंगे। और ये जुबानी चीज़ नहीं है, ये मैं आपको मंशूर की कापी आपने दूंगा, उसके ऊपर जो हमने अपने रहनुमा असूल लिखे हुए हैं उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि इस मुल्क, कौम और इस कौम की यकजहती के लिए जो भी काम करेगा बिला तफरीक पार्टी बरादरी हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अल्लाह पाक हमारा हामी नासर हो। किसी दोस्त का कोई सवाल हो